इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल टैबलेट डोज 8 की वीडियो में आप सभी का फिर स्वागत है। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है ससेप्टिबिलिटी का अपोजिट, कैपेसिटेंस का अपोजिट, ट्री नेटवर्क के बारे में जानेंगे और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बेसिक डिफरेंस के बारे में समझेंगे। इसके अलावा बाकी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न आ रहा है, अपोजिट ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को एक्स एम से डिनोट करते हैं। फार्मूला जो इसका होता है एक्स एम इक्वल टू आई बाई एच। आई यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, एच यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि ससेप्टिबिलिटी का अपोजिट क्या होता है। जिस प्रकार से कैपेसिटेंस का अपोजिट पूछ लिया जाता है, इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले जान लीजिए। इसका उत्तर आप ससेप्टिबिलिटी का अपोजिट इम्यूनिटी यानी अग्राह्यता का अपोजिट प्रतिलोम प्रतिरक्षा आता है। आइए अब अदर क्वांटिटीज के बारे में जान लें। देखिए एक तरफ हमने लिया है रजिस्टिव एलिमेंट, रजिस्टिव क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दूसरी साइड हमने लिया है मैग्नेटिक क्वांटिटीज राइट साइड में। रजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, आर इक्वल टू रू एल बाई ए, आर इक्वल टू वी बाई आई। सेम उसी पैटर्न पर एग्जैक्टली एस इक्वल टू 1 बाई म्यू एल बाई ए और एस इक्वल टू एन आई बाई फाइव। अब यस यहाँ पे क्या है, इसे रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टेंस होता है उसी तरीके से मैग्नेट में रिलक्टेंस होता है। यूनिट क्या होती है, हेनरी इनवर्स। रजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो मैग्नेट में होता है क्वांटिटी वो होता है परमियंस, हेनरी इसकी यूनिट होती है। इसी प्रकार से रजिस्टिविटी का जो प्रतिलोम देखेंगे मैग्नेट में तो वो रिलेक्टिविटी होती है, हेनरी होती है, यूनिट इसकी मीटर पर हेनरी। कंडक्टिविटी का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो होगा परमिएबिलिटी, हेनरी पर मीटर इसका यूनिट होगा। उसी प्रकार से कैपेसिटेंस का जो पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन इलास्टेंस होता है, और इंडक्टेंस या फिर रिएक्टेंस का देखेंगे तो ससेप्टेंस होगा। अगले प्रश्न में मूव करेंगे तो सेकंड यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर इसका यह है कि जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी का रेशियो 2:1 होता है। डायरेक्ट इसका आंसर ये है। अब डिटेल में समझने की समझते हैं इसको कि जर्मेनियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मोबिलिटी होती है 3800 और जो होल्स होते हैं उसकी होती है 1800। यूनिट कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो ये शॉर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। अच्छा, ये हो गया जर्मेनियम की बात। सिलिकॉन के केस में क्या होता है, सिलिकॉन के केस में लगभग 3 गुना होता है। यानी सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1300 होते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और जो होल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 500 होती है। तो लगभग ये 3 गुना या 2.5 गुना के आसपास है। बहरहाल समझाने की आवश्यकता ये आपको ये है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स में मोबिलिटी को देखेंगे तो चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दोनों में ज़्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये जेफेट में समानता हम लोग इसको पढ़ते हैं। जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देता है। इसका फार्मूला आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर वी पी इक्वल टू क्यू एन डी ए स्क्वायर बाई 2 अपसाइलन 0 है। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है। ए यहाँ पे क्या है, चैनल विथ इन सेंटीमीटर है ये। और एन डी ये डोनर इम्प्योरिटी है, चाहे वो एन टाइप की हो चाहे फिर पी टाइप की हो। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को पहले समझते हैं कि होता क्या ये। देखिए जेफेट में उपयोग होने वाला पिंच ऑफ वोल्टेज वह न्यूनतम वोल्टेज होता है जिसके नीचे अगर सर्किट चली जाएगी वोल्टेज उसका, तो वो यानी जेफेट वर्क करना ही बंद कर देगा। जेफेट वर्क करना बंद कर देगा, यही होता है पिंच ऑफ वोल्टेज। इसका वी आई करेक्टरिस्टिक मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। डक्टेड या डक्टेड वायरिंग, नया नाम आपको लिए होगा लेकिन आज के बाद ये नया नाम नहीं रहेगा, क्योंकि डक्टेड या फिर डक्टेड वायरिंग को ही हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेन पाइप वायरिंग भी कहते हैं। देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब किस तरीके का होता है। देखिए यही इसका इमेज है। ऐसी वायरिंग आप देखेंगे, इसके ऊपर ये जो लगी हुई है केसिंग कहते हैं इसको है, और नीचे वाला जनरली इसको केपिंग कहते हैं। ये एक तरीके से केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा ये और उससे एडवांस लेवल में होती है। इसमें वायरिंग सुदृढ़ होती है, परमानेंट होती है, और ये जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है या फिर मीडियम टाइप के कमर्शियल एरिया में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। 2 इमेज मैंने रखा है, ये भी आप देख रहे हैं। वायर केस में वायरिंग किया हुआ है, अंडरग्राउंड वायरिंग इसकी होती है। नाम इस वायरिंग का क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेन पाइप वायरिंग, डक्टेड वायरिंग या फिर डक्टेड वायरिंग वायरिंग भी इसको कहते हैं। अगले प्रश्न पाइए, नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस। कई बार नाम इसका सुने होंगे। ये दोबारा मैं बता दूं आपको कि नोडल एनालिसिस का उपयोग प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों तरह के नेटवर्क के लिए करते हैं। मेश एनालिसिस का उपयोग केवल प्लेनर नेटवर्क के लिए किया जाता है। अब नोडल एनालिसिस में हम केसीएल और ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं, जबकि मेश एनालिसिस में केवीएल और ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब समझते हैं नोडल एनालिसिस में नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मेश या ब्रांच, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे
जो फार्मूला हमारा है वो बी इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन है, यानी ब म न करके आप याद कर लीजिएगा। तो बी ब्रांच, एम मेस, प्लस एन से हो जाएगा नोड, यहाँ से निकल जाएगा। ट्री नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे भाई, इसी से संबंधित है। कितने नोड होते हैं ट्री नेटवर्क में? तो देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, कुल 4 नोड है। नो लूप, इसमें लूप की संख्या कोई भी नहीं होती है। हाँ, नंबर ऑफ ब्रांच निकालना पड़ जाए तो नोड में से अगर हम एक घटाते हैं तो टोटल हमारा ब्रांच निकल जाता है। तो इस तरीके से ट्री नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन 2-3 पूछते ही हैं कि कितने नोड होते हैं, कितने ब्रांच होते हैं, ये आप समझ लीजिए यहाँ से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ड्यूटी साइकिल, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, ड्यूटी साइकिल वाला प्रश्न देखते हैं। ये ड्यूटी साइकिल चॉपर में है। चॉपर क्या करता है? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। चॉपर का वर्क यही है कि डीसी को, अगर कोई फिक्स डीसी उसको वेरिएबल डीसी में या फिर मल्टीपल डीसी में चेंज करता है। फार्मूला पूछता है ड्यूटी साइकिल का इसमें चॉपर के लिए, तो ये टी ऑन बाई टी ऑन प्लस ऑफ, मानी ऑफ ऑन टाइम को डिवाइड करते हैं टर्न ऑन प्लस टर्न ऑन, यानी टोटल टाइम से, तो हमारा ड्यूटी साइकिल निकल जाता है। यहाँ देखिए, मिनिमम कनेक्टेड लोड फॉर अ न्यू बिल्डिंग इज 100 किलोवाट ECBC। क्या है ECBC? एनर्जी कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये जनरली कहते हैं। एक बार मैंने इसको बताया भी था, डोज 1 या डोज 2 के वीडियो में होगा, उसे मत देखिए, मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ आपको कि ECBC एक तरीके का कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक रूल्स है। इसके तहत होता क्या है कि अगर कंज्यूमर न्यू बिल्डिंग के लिए ये लागू होता है, अगर न्यू बिल्डिंग के कंज्यूमर जो होते हैं, न्यू बिल्डिंग टोटली अपने इंस्टॉल कैपेसिटी यानी यूनिट कंजप्शन को लगभग 50% तक अगर रिड्यूस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें ECBC प्लस की रेटिंग दे दी जाएगी उस बिल्डिंग को, और उसके बाद उस बिल्डिंग का जो चार्ज होगा उसमें 35% का रिडक्शन कर दिया जाएगा। ये ECBC प्लस रेटिंग वाला क्वेश्चन है, UPSC ने पूछा भी गया था। तो प्रश्न इसमें ये पूछा गया था कि मिनिमम कनेक्टेड लोड फॉर अ न्यू बिल्डिंग इज, तो ये था 100 किलोवाट, या न्यू बिल्डिंग की जो होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम कनेक्टेड लोड जो होना चाहिए वो 100 किलोवाट से कम नहीं होना चाहिए, 100 किलोवाट कम से कम होना ही चाहिए। और ECBC ये जो रूल आया था वो 2007 में पीयूष गोयल जी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे भैया। अगला प्रश्न हमारा है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। पहले देखने की प्रश्न क्या बोला है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अर्बन सर्विस जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है स्टेशनों का अर्बन सर्विस में, वो 1 किलोमीटर होता है। सब अर्बन के बारे में बात करेंगे तो वो 1 से 8 किलोमीटर होता है। ये एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कह क्या रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, यानी अब यहाँ से उत्तर हमारा क्या निकल रहा है कि जो अर्बन सर्विस होता है उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी किससे? सब अर्बन सर्विस से। सबसे पहले आप समझिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का यूनिट कभी कभी पूछा गया एग्जाम में है, तो यूनिट इसका होता है kWh, यानी किलोवाट आवर को डिवाइड कर देंगे अगर kg से, तो ये हो जाएगा हमारा इसकी यूनिट। तो यूनिट से आप समझिए होंगे कि अगर टोटल एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अमाउंट से, तो वही हमारा होता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होता है, 2-3 पॉइंट इसके और इंपॉर्टेंट है कि ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होता है एक्सेलरेशन के, यानी एक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अच्छा, ट्रेन का रेजिस्टेंस जो होता है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इतने पार्ट्स ही अब तक स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन से पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछे गए हैं। तो ये जितने पॉइंट बताए हैं इनको याद कर लीजिए। एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन से क्वेश्चन आपसे आगे नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न में लोग चलेंगे। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी, ये 2 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। परसेंटेज एरर तो हम लोग निकाल देते हैं, ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ट्रू वैल्यू टोटल से, तो ये निकल जाएगा परसेंटेज एरर। लेकिन रिलेटिव एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये रिलेटिव एक्यूरेसी निकाल देता है। ये 2 प्रश्न हो गए इसके। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। चलिए, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग 3 IER रूल लेकर आए हैं। 35 IER रूल क्या कहता है कि अगर वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें कॉशन प्लेट या फिर वार्निंग नोटिस लगानी पड़ेगी उस पोल के ऊपर। 44 हमें क्या कहता है कि फिक्स एड बॉक्स के बारे में बताता है कि ये इंडस्ट्री में अप्लायंस वहाँ पर रखना ही पड़ेगा, नेसेसरी होता है जहाँ भी कार्यस्थल क्षेत्र होता है। 49 क्या कहता है, ये बताता है लीकेज करंट के बारे में कि टोटल जो करंट होता है, लीकेज करंट की वैल्यू तब देगा जब उसको 5000 से डिवाइड कर देंगे। अब समझते हैं कि यहाँ देख रहे हैं फुल लोड वोल्ट एम्पियर को अगर डिवाइड करते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्ट एम्पियर से, ये देता है पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू। और पर यूनिट इम्पीडेंस के बारे में मैंने 2-3 चीज़ें आपको पहले और बताया है कि ये एक्चुअल बटे बेस पर यूनिट का ये डिवाइड होता है। इसके अलावा जो बेस इम्पीडेंस होता है वो होता है KV का स्क्वायर बाई MVA होता है, यानी KV का स्क्वायर बाई में अगर MVA कर दें, ये हमारा क्या देता है, जेड बेस की वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न इससे पूछे गए आप तक हैं जेड पर यूनिट। देखिए, डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर इन DC मशीन के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं इसके बारे में।
3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होते क्या हैं? तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर ये स्टार्ट करने के एक विधि होती है डीसी मशीन में। जनरली बेसिकली ये करते क्या हैं कि स्टार्टिंग करंट की वैल्यू को कम करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के। इसे रियोस्टेटिक मशीन भी कहते हैं पॉइंट स्टार्टर को। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर को स्टार्ट के लिए किया जाता है, 4 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड दोनों के लिए किया जाता है। अब आते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये राइट साइड आप देख रहे हैं, ये 3 पॉइंट स्टार्टर, लेफ्ट साइड जो बना हुआ है ये 4 पॉइंट स्टार्टर। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं, लाइन टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल, जबकि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। इन तीनों के अलावा इसमें एक एडिशनल टर्मिनल एन बना हुआ है जो कि सेपरेटली जो यहाँ पे एन वी सी कॉइल जुड़ा हुआ है, नो बोल्ट कॉइल जुड़ा हुआ है, इसको सेपरेटली डीसी मशीन जो सप्लाई यहाँ से आई हुई है इसको डायरेक्ट ये सीरीज में जोड़ देता है। यानी एन को सीरीज में जोड़ने के लिए एक अलग से इसमें टर्मिनल लगा हुआ है जिसे एन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही 3 पॉइंट स्टार्टर में टर्मिनल नहीं होता। करता का काम क्या है? ये है एनबीसी को हम यहाँ पर सेपरेट जोड़ने से तात्पर्य ये है कि अगर फील्ड कॉइल में कोई भी यहाँ परिवर्तन हो रहा है यानी 4 पॉइंट स्टार्टर में, तो इसके एनबीसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर वो उसको एग्जॉर्ब किया हुआ है, रोके हुआ है प्लंजर को अपने पास, तो रोके रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर में दिक्कत यही होता था कि जब भी हम फील्ड कॉइल में करंट का परिवर्तन करते थे तो चूंकि ये इससे सीरीज में जुड़ा होता था, आप देख रहे हैं ये यहाँ से सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़े होने की वजह से अगर फील्ड में कोई परिवर्तन होता था तो यहाँ पे एनबीसी में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर को लाया गया और 4 पॉइंट स्टार्टर को आते ही ये कमी इससे दूर हो गई। 2-3 इन्फॉर्मेशन और हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर में जो कॉइल के साथ जो रेजिस्टेंस ऐड होता है ये यूरेका का बना होता है। इसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस और थे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, कार्यशैली क्या होती है इसकी, ये सारे चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। बेसिक चीज़ें हैं। बेसिकली बताने का उद्देश्य यही था कि जो एनवीसी यानी नो बोल्ट कॉइल होता है वो 4 पॉइंट स्टार्टर में पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। बाकी प्लंजर वगैरह के बारे में या फिर आप स्प्रिंग के बारे में या फिर ये जो स्टैटिक स्ट्रक्चर के बारे में सब आप जानते ही हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज मोर वाटर देन थर्मल पावर प्लांट। तो ये रट ही लीजिएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वाटर यानी पानी की मात्रा होती है वो थर्मल प्लांट की तुलना में ज़्यादा उपयोग होती है। कार्ड इसके कई हैं कि वो जो न्यूक्लियर भट्टी बनी होती है, न्यूक्लियर चैम्बर बनी होती है, उसको ठंडा करने के लिए पानी की व्यवस्था होती है, और ये न्यूट्रॉन की बमबारी करने के लिए व्यवस्था होती है। ये काफ़ी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाटर का उपयोग होता है। तो थर्मल प्लांट की तुलना में लगभग ये कुछ डिफरेंस आता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है थर्मल पावर प्लांट की तुलना में। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट और डिस्कस करें, अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसके फ्यूल के बारे में प्रश्न कई बार पूछ गया है। तो इसका प्राइमरी फ्यूल यूरेनियम 235 होता है, आप लोग जानते ही होंगे। 235 यूरेनियम 235 का फ्यूल जो होता है प्राइमरी फ्यूल होता है। फर्टाइल और फिसाइल मटेरियल, ये दो बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। तो फर्टाइल मटेरियल जो होता है वो जो होता है यूरेनियम 238 है, 238। और ये फर्टाइल मटेरियल बता रहा हूँ। और थोरियम भी होता है इसमें, थोरियम 232। ये तो भाई चर्चित प्रश्न दोनों है, पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। अच्छा, फर्टाइल मटेरियल के अलावा फिसाइल मटेरियल के बारे में बताता हूँ आपको। फिसाइल मटेरियल भी पूछा गया एग्जाम में। तो फिसाइल मटेरियल जो होता है वो है हमारा प्लूटेनियम 239 और यूरेनियम 233। तो ये आपके यहाँ से 4 पॉइंट बन गए, फिसाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल वाला। ये आप इसे याद कर लीजिएगा। जनरली होता क्या है, फर्टाइल मटेरियल जो होता है उस पर अगर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वही फिसाइल मटेरियल बनाता है और कुछ होता नहीं है। चलिए इस वीडियो के अंतिम पार्ट पे आएंगे। अंतिम पार्ट में मैंने कुछ VI टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डाकी हैं। ये सैडेड पोल का है, ये कैपेसिटर स्प्लिट या इसे कैपेसिटर स्टार्ट कहते हैं वो मोटर का होता है, और ये लास्ट वाला स्ट्रेसिस मोटर का दिया हुआ है। तो इन तीनों को आप देखिए, इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करिए। होता क्या है, सैडेड पोल के बारे में मोटर के बारे में आप लोग जानते हैं, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं कर सकते, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लोवेस्ट टॉर्क होता है, लोवेस्ट स्पीड होता है, और रिवर्स मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। ये तमाम तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं सैडेड पोल मोटर के। कैरेक्टरिस्टिक इसका टार्क स्पीड का ये अगर दे देगा आपको तो इसमें से पहचानना है, तो आप इसको देखकर पहचान जाइए। कैपेसिटर स्टार्ट जो होता है उसमें ये वाला जो बनता है कैरेक्टरिस्टिक उसका टार्ग स्पीड का ही बनता है, और हिस्ट्रेसिस के बारे में ये वाला टार्ग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं कि पूछा अगर 3 टार्ग देकर के कि इसमें से कोई एक पूछेगा, तो आप इसको आराम से देख करके बता सकते हैं। ये आप तीनों माइंड में इसको एक बार 2 बार बना लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा है सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो आपकी आगामी प्रिपरेशन में आपको फ़ायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं से ये स्ट्राइक करेगा माइंड में आपको। आप इसको रिवाइज करिए, देखेंगे एक बार 2 बार, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में याद हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके का और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।